तो सबसे पहला टॉपिक जुडिशरी में हमारा है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट को एक साथ पढ़ेंगे। ऐसा इसलिए ताकि आप कंपेयर करने के लिए आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो सबसे पहले इंडिया में सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर पार्ट ऑफ द सेम जुडिशरी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अगर आप यूएस से कंपेयर करें तो यूएस में फेडरल कोर्ट है एंड स्टेट के हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है, यूएस में फेडरल कोर्ट इज़ नॉट द सुपरवाइज़र ऑफ दीज हाई स्टेट हाई कोर्ट। इनके अपने लॉज हैं, वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इससे अपील लेके आप फेडरल कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, इसका जुरिस्डिक्शन अलग है, इसका जुरिस्डिक्शन अलग है। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में तीनों एक ही जुडिशरी के पार्ट है। तो दिस वाज एस्टेब्लिश्ड बाय जीओआई एक्ट ऑफ 1935। इसे फेडरल कोर्ट कहते थे तब, बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 1950। इंडिपेंडेंट इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 1950 में बना। ये बात याद रखना, 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसने भी सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश करा था इन कोलकाता। ओके, बट दिस सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट द सुप्रीम कोर्ट दैट वी नो टुडे। इसका नाम खाली सुप्रीम कोर्ट था। इसका काम बस जो कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के डिस्प्यूट्स थे उनके लिए बना था। ओके, इट वाज नॉट मेंट फॉर इंडियंस। और ये सुप्रीम कोर्ट जो आज का सुप्रीम कोर्ट है वो नहीं था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में कौन से एक्ट से बना था, वो जीओआई एक्ट ऑफ 1935 है। आर्टिकल 124 to 147 इन पार्ट 5। ओके, पार्ट 4A था आपका ड्यूटीज़, पार्ट 4 था डीपीएसपी, देन 3rd था फंडामेंटल राइट्स, 2 था सिटीजनशिप, 1 था यूनियन एंड टेरिटरीज, पार्ट 5 में आ जाता है आपका सुप्रीम कोर्ट। ओके, एट प्रेजेंट देयर आर द नंबर ऑफ जजेस इज 34। इसको अपने प्री से पहले एक बार चेक कर लेना फिर से, अभी के लिए 34 है। अपॉइंटमेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट की। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में कंसल्टेशन वर्ड लिखा है, तो इस कंसल्टेशन का जो इंटरप्रिटेशन था वो 4 जजेस केस में हुआ। ओके, 4 जजेस केस कहते हैं उन्हें। 4 अलग अलग केस थे, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, 3rd और 4th जज केस, और उसमें कंसल्टेशन का इंटरप्रिटेशन था। तो कैसे ये पूरी कहानी बनी ये देखते हैं। फर्स्ट जज केस में बोला गया कि कंसल्टेशन डज नॉट मीन्स कंकरेंस, इट ओनली इम्प्लाइज एक्सचेंज ऑफ व्यूज़। ओके, प्रेसिडेंट और जो अगर सीजीआई है उनके बीच जो कंसल्टेशन होगी दैट विल ओनली बी इनफॉर्मल, ओनली एक्सचेंज ऑफ व्यूज़। सेकंड जज केस में कंसल्टेशन मीन्स कंकरेंस, तो वो बाइंडिंग हो जाता है एडवाइस। ओके, चीफ जस्टिस का जो एडवाइस है वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होगा एंड द प्रेसिडेंट विल हैव टू अबाइड बाय दिस consultative process. Chief Justice will tender his advice after consulting 2 of his senior most colleague. और इसमें एक ग्रुप कंसल्टेशन आ गया कि इट विल ओनली CGI प्लस 2 का कंसेप्ट था। ओके, फिर 3rd जजेस केस में कलीजियम सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें प्लूरलिटी ऑफ जजेस मीनिंग 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसे कलीजियम सिस्टम कहते थे। ओके, तो 4 सीनियर मोस्ट जजेस वो बताते थे कि क्या अपॉइंटमेंट हो।
अब इस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी कि दिस वॉज कंसिडर्ड वेरी ओपेक, क्योंकि क्राइटेरिया ये जजेस डिस्क्लोज नहीं करते थे नहीं करते थे कि क्या क्राइटेरिया हमने यूज़ करा है इसको ये नाम रिकमेंड करने के लिए, ठीक है। और इसमें एक एलिगेशंस लगते थे कि द जुडिशरी बहुत फैमिली ओरिएंटेड हो गई है, कि किसी के अगर आपके कनेक्शन है तभी आपका प्रमोशन होगा, तभी आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो दीज आर एलिगेशंस। इसको ठीक करने के लिए द पार्लियामेंट ओके विथ 99th अमेंडमेंट एक्ट इन्होंने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट कहते हैं उसे, नेशनल NJAC बनाई। ओके, इट वाज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमेटी जो डिसाइड करेगी कि कौन जजेस हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, किसका ट्रांसफ़र होगा, सुप्रीम कोर्ट में भी कौन CJI बनेगा। दिस विल बी डिसाइडेड बाय द NJAC, नॉट बाय द कोलिजियम, ठीक है। ये था 2014 में। बट इन 2015 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NJAC एक्ट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, NJAC एक्ट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्यों है अनकॉन्स्टिट्यूशनल? क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज़ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और NJAC के थ्रू एग्जीक्यूटिव या फिर पार्लियामेंट ओके आर ट्राइंग टू इंटरफेयर इन द वर्किंग ऑफ द इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस। ओके, इसमें कंट्रोवर्सी इसलिए हुई थी क्योंकि NJAC एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, एंड दिस इज़ नॉट अ ईजी प्रोसेस। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस। आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए in both the houses, 2/3 of present and voting plus 50% of the total members of houses, जो स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं हम। ओके, ये चाहिए होती है। तो इस हैवी मेजोरिटी को पास करके जब कोई बिल पास होता है, देन इसका मतलब आप ऐसे समझ लें कि द रूलिंग एज वेल एज ओपोजिंग पार्टी ने इस बिल को सपोर्ट करा था, बट सुप्रीम कोर्ट ने सिंगल हैंडेडली ये कह दिया कि इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, तो इस वजह से इसमें एक कंट्रोवर्सी बनी थी और ये बात चली थी कि इज़ जुडिशरी अनरीचेबल, ठीक है। और इसे जुडिशियल ओवररीच का भी एग्जांपल बोला गया। तो ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, जुडिशियल ओवररीच हम बाद में पढ़ेंगे। बट आप 4 जजेस केस याद करो कि कॉलेजियन सिस्टम कैसे आया। अभी आज हम प्रेजेंटली 3rd जज केस में जो रूलिंग हुई थी कि कॉलेजियन सिस्टम विल बी यूज़ फॉर कंसल्टेशन, और इसमें 4 सीनियर मोस्ट जजेस यूज़ होंगे, वो यूज़ होता है। फिर हम पढ़ते हैं क्वालिफ़िकेशन। व्हाट आर द क्वालिफ़िकेशन ऑफ द जजेस। सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years, और एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 10 years, और अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, ठीक है। 3 पहले तो वो है क्या कहते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और 3 क्राइटेरिया हैं। 5 साल के लिए जज ऑफ हाई कोर्ट, 10 साल के लिए एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, और अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, ठीक है। ये बात ध्यान रखने की है कि मिनिमम एज इज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड, नो मिनिमम एज। मैक्सिमम एज है दैट इज़ 65 years, मिनिमम एज नहीं है। ओथ लेते समय किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को, ठीक है। फिर टेन्योर ऑफ जजेस इट इज़ द जजेस डू नॉट हैव अ फिक्स टेन्योर। फिक्स टेन्योर का मतलब कि फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट का 5 साल का होता है, प्राइम मिनिस्टर का 5 साल का होता है, राज्यसभा का जो लोग होते हैं उनके 6 साल का होता है, ठीक है।
सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कोई टेन्योर नहीं होता. ही होल्ड्स ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स. मैक्सिमम एज 65 ईयर्स है, और जब 65 ईयर के हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली रिटायरमेंट हो जाता है, या फिर रिज़ाइन कर सकते हैं वो लोग बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, और ही और शी कैन बी रिमूव्ड from his or her office by the president. Okay, by president on the recommendation of parliament. Okay, इसे impeachment process कहते हैं, और कैसे होता है हम इसको डिस्कस करते हैं. तो रिमूवल हमने देखा कि तीन तरीके, रिमूवल नहीं, तीन तरीके से द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट लीव सुप्रीम कोर्ट. पहला है रिटायरमेंट एट 65 ईयर्स, दूसरा है रेजिग्नेशन, और तीसरा है रिमूवल बाय द प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, तो सबसे पहले इनको हटाने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए. स्पेशल मेजॉरिटी मीनिंग 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप. ठीक है, तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए. और ग्राउंड्स क्या क्या हैं? मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी. ओके, ये प्रूवन होना चाहिए. प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी. फॉर एग्जांपल, अगर फिजिकली या मेंटली इनकेपेबल है टू रनिंग दिस ऑफिस, या फिर मिसबिहेवियर, दिस हैज़ टू बी प्रूवन. जब एक बार ये एलिगेशन लग जाते हैं और एक इम्पीचमेंट के लिए प्रोसेस शुरू हो जाता है, देन इट विल ओनली बी पास्ड आफ्टर स्पेशल मेजॉरिटी. उसके बाद प्रेसिडेंट विल रिमूव द जज. प्रोसीजर क्या अगर आप क्या कहते हैं, जो जजमेंट का प्रोसीजर होता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के लिए 5 बेंच जज होनी चाहिए. 5 बेंच जज मीनिंग 5 लोग उसको हियरिंग में होने चाहिए. 5 जजेस के सामने हियरिंग होनी चाहिए. और बाकी केसेस में 3 जजेस होने चाहिए. नाउ दिस इज़ नॉट बाइंडिंग, क्योंकि बहुत सारे केसेस 2-2 बेंच के जजेस भी ले रहे हैं, क्योंकि पेंडिंग बहुत हैं केसेस, राइट. तो ओवरबर्डनिंग हो गई है जुडिशरी की. इस वजह से जो 143 है वो वायलेट होता है. ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट बाइंडिंग, इस वजह से चल जाता है. ओके, नाउ एक टॉपिक आता है इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ओके, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बेसिकली. This is very important in order to maintain the separation of power. अगर आपको याद होगा कि DPSP का जो आर्टिकल 50 है, ठीक है, वो कहता है कि there has to be separation between judiciary and executive. ठीक है, DPSP में. और फिर दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी. Okay, that constitution is the law of land and it is above parliament. Parliament cannot blindly change the constitution. और ये इस प्रिंसिपल को अपहेल्ड करने के लिए किसकी जिम्मेदारी है? It is the responsibility of judiciary. ठीक है, ये किसके थ्रू करता है? बाय प्रोसेस ऑफ जुडिशियल रिव्यू वगैरह के. तो इन सब चीज़ों की वजह से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंपॉर्टेंट हो जाती है. सो हाउ इज़ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मेंटेन? तो सबसे पहले मोड ऑफ अपॉइंटमेंट. ठीक है, तो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द मेंबर्स ऑफ जुडिशरी इटसेल्फ. इसी वजह से NJAC जो था दैट वाज स्ट्रक डाउन बिकॉज इट वाज सीन एज ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस. ओके, क्योंकि NJAC जो कमेटी थी
उसमें एग्जीक्यूटिव का भी मेंबरशिप थी। ओके, तो इस वजह से एनजेएसी को स्ट्रक डाउन कर दिया गया। फिर है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर माने कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इम्पीच अ सुप्रीम कोर्ट जज, क्योंकि मैं ग्राउंड्स भी बताए हैं कि इट इज़ मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। ओके, इट कैन नॉट बी कि उनके जजमेंट की वजह से उनको इम्पीच करा जा रहा है। इट इज़ मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। थर्ड इज़ फिक्स सर्विस कंडीशन, वही सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्लस जो सर्विस कंडीशन है दैट इज़ सैलरीज अलाउंसेस, दीज आर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ओके, जब एक्सपेंसेस चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होते हैं देन दीज आर नॉन वोटेबल, तो इसको पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती फॉर देयर डिसएडवांटेज। ठीक है, ये था आपका जो सर्विस कंडीशन है वो फिक्स रहती है। फिर पांचवा है कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर एक्सेप्ट जब इम्पीचमेंट चल रहा है। तो आप जजेस का जो जजमेंट है दैट कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, तो इस वजह से इनको थोड़ा वो मिलता है, इंडिपेंडेंस मिलती है। फिर है पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट माने कंटेम्प्ट दोनों हो सकते हैं, सिविल भी हो सकती है, क्रिमिनल भी हो सकती है। ओके, सो जो इनके जजमेंट है दैट कैन नॉट बी रिडिक्यूल्ड, और या फिर अगर ऐसा करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देगा। और दूसरा है कि द ऑर्डर हैज़ टू बी फॉलोड। ओके, दिस इज़ टू मेंटेन अथॉरिटी, डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फ्रीडम टू अपॉइंटेड स्टाफ ऑफ कोर्स विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, और इट्स जुरिसडिक्शन कैन नॉट बी curtailed, मीनिंग जो जुरिसडिक्शन दिया है सुप्रीम कोर्ट को उसको कम नहीं कर सकता। पार्लियामेंट बढ़ा सकता है, द पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द जुरिसडिक्शन बट इट कैन नॉट बी curtailed। तो ये था आपका हाउ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इज़ मेंटेन्ड। ठीक है, इससे पहले अगर हम थोड़ा सा रिकैप करें तो थोड़ा सा हमने इसका इंट्रो पढ़ा, फिर अपॉइंटमेंट्स पढ़े। अपॉइंटमेंट्स में 4 जजेस केस थे, इसमें 3rd जजेस केस अभी फॉलो होता है कोलिजियन सिस्टम। 4 जज केस में एनजेएसी केस था दैट वाज स्ट्रक डाउन। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेंटेन्ड इन दिस केस। ठीक है, फिर क्वालिफिकेशन पढ़ी। क्वालिफिकेशन में एक तो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, या 5 साल का जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए, या फिर एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 years, या फिर डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। ओके, मैक्सिमम एज इज 65 years, या फिर रिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर इम्पीचमेंट होगा। इम्पीचमेंट के लिए 2 ग्राउंड है, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, दिस हैज़ टू बी प्रूवन। और उसके बाद पार्लियामेंट में वोटिंग होगी एंड स्पेशल मेजॉरिटी से अगर पास होगा दोनों हाउसेस में देन ओनली द पर्सन विल बी इम्पीच्ड। ओके, हाउ इज़ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मेंटेन्ड? सबसे पहले अपॉइंटमेंट इज़ डिसाइडेड बाय द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। दूसरा है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, द प्रेसिडेंट कैन ओनली रिमूव द जजेस इन मैनर एंड ऑन द ग्राउंड्स मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, विम्स एंड फैंसी से नहीं चलेगा। फिक्स सर्विस कंडीशन है, कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड। ओके, उनको अननेसेसरी स्क्रूटिनी से बचाता है ये क्लॉज। पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, देन देयर इज फ्रीडम टू अपॉइंट इटसेल्फ एंड इट्स जुरिसडिक्शन कैन नॉट बी curtailed। अब बात करते हैं कि जुरिसडिक्शन है क्या सुप्रीम कोर्ट का। ओके, सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन है क्या? तो सबसे पहले आर्टिकल 129 कहता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। व्हाट डू यू मीन बाय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मीनिंग जजमेंट्स, प्रोसीडिंग्स एंड एक्ट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड
और दीज जजमेंट्स कैन बी यूज्ड एज एविडेंस फॉर प्रोसीडिंग्स। इसका मतलब कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी में ऑब्जर्वेशन करी, किसी रूलिंग में, या फिर कोई जजमेंट दिया, दीज जजमेंट्स कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स या किसी भी कोर्ट में एज अ रेफरेंस। ओके, तो ये था कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का, ये आर्टिकल 129 में। और दिस ऑल्सो, इसका दूसरा मीनिंग है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए द सुप्रीम कोर्ट इज़ फ्री टू पनिश। ओके, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो तरह के होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। ओके, ये जनरली तब यूज़ होता है जब आप डिफाई करते हो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का एंड यू अननेसेसरीली क्रिटिसाइज द ऑर्डर या फिर रिडिक्यूल करते हो। फिर है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन 131। ओरिजिनल माने कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्ट आता है, ये ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। ठीक है, दो फ्रेजेस होते हैं, एक ओरिजिनल होता है, एक ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव होता है। ओके, ओरिजिनल, जब हम ओरिजिनल की बात करते हैं, ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव होता है, ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव। ओके, ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव का मतलब कि ये जुरिसडिक्शन, ये पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, इट इज़ एक्सक्लूसिव टू सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल का मतलब हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव का मतलब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, बट नॉट एक्सक्लूसिव का मतलब कि ये पावर हाई कोर्ट के पास भी है। इसका एग्जांपल क्या है, द रिट जुरिसडिक्शन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 से आता है, हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 से आता है। ठीक है, अगर हमारी फंडामेंटल राइट वायलेट होती है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इस वजह से ओरिजिनल है। ठीक है, बट हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, दोनों तरह जा सकते हैं, तो इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिव। तो जो आर्टिकल 131 में है वो ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव है, और वो क्या है, डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इंडियन फेडरेशन, सेंटर स्टेट में, दो स्टेट में। ओके, तो इट इज़ एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन। इसमें याद रखना है कि इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल डिस्प्यूट बट लीगल डिस्प्यूट। माने कि फॉर एग्जांपल सेंटर में अगर बीजेपी है और स्टेट या यूनियन टेरिटरी में फॉर एग्जांपल आप पार्टी है, तो द डिस्प्यूट बिटवीन आप एंड बीजेपी विल नॉट बी इंटरटेन्ड। ठीक है, लेकिन सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके बीच का अगर डिस्प्यूट है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। नो पॉलिटिकल डिस्प्यूट बट लीगल डिस्प्यूट्स, नॉट बाय अ प्राइवेट सिटीजन। यानी कि अगर आप प्राइवेट सिटीज़न हो और आप सेंटर के अगेंस्ट, अगर आपकी कोई ग्रीवेंसेस है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई ग्रीवेंसेस है, तो आप नहीं जा सकते। इट इज़ ओनली फॉर सेंटर एंड स्टेट या बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। डज नॉट इंक्लूड, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जो इंक्लूड नहीं होते हैं, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, इसके लिए इस पे अलग से आर्टिकल है, इसको हम देखेंगे। इंटरनेशनल ट्रीटी को अगर इम्प्लीमेंट करना है जो, तो एक आर्टिकल है दैट इज़ 253। ओके, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 253 अगर सेंटर कम्स इन अग्रीमेंट विद द और साइंस इन अग्रीमेंट विद एनी इंटरनेशनल बॉडी या फिर दूसरी कंट्री, देन सेंटर कैन मेक लॉज अंडर स्टेट लिस्ट। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा डिटेल में समझना है तो आपकी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट प्री डिफाइंड है। ठीक है, यूनियन लिस्ट में सिर्फ सेंटर लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट बना सकती हैं, कंकरेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 253 कहता है अगर सेंटर को किसी इंटरनेशनल अग्रीमेंट को इन्फोर्स करना है, देन सेंटर कैन ऑल्सो मेक लॉ अंडर स्टेट लिस्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया बांग्लादेश की बात करें, इंडिया एंड बांग्लादेश, और इनके बीच अगर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट साइन हुआ है, ओके, नाउ वाटर रिसोर्सेज कम्स अंडर स्टेट सब्जेक्ट, बट इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बिना स्टेट से पूछे सेंटर
एक लॉ बना सकता है। तो इस केसेस में जब इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करना होता है तब ये डिस्प्यूट वैलिड नहीं होगा। फिर मैटर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, ओके। फिर तीसरा आता है, तीसरा जुरिसडिक्शन इज एपेलेट। एपेलेट मीन्स अपील्स। तो अपील वाले तभी होंगे पहले हाई कोर्ट से जब सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में है अपील और सिविल मैटर्स में है ये। इसमें हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में तभी जाता है कि जब हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है कि ऐसा ऐसा होगा, कि इट इज़ फिट फॉर अपील, ठीक है। अगर नहीं करता तो यू कैन नॉट अपील इन सुप्रीम कोर्ट। फिर अपील्स इन क्रिमिनल मैटर, तो जो डेथ पेनल्टी रिलेटेड केसेस होते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट में अपील करना इज़ अ मैटर ऑफ राइट, ठीक है। अगर केसेस सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी चल रहा है, हाई कोर्ट में भी चल रहा है, तो जो सेंटेंस है या फिर प्रोसीजर है दोनों को अपील कर सकते हैं इन सुप्रीम कोर्ट, एज इट इज़ अ मैटर ऑफ राइट। लेकिन बाकी केसेस में सर्टिफिकेशन चाहिए जैसे इनमें होता है, ठीक है। अब नाउ 136 अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अपील्स बाय स्पेशल लीव, ठीक है। तो सबसे पहले ये है क्या, अपील्स बाय स्पेशल लीव। इट इज़ अ डिस्क्रिशनरी पावर एंड हैंस कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। ये सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर में आती है। तो कोई भी जजमेंट है, ओके, कोई भी जजमेंट है फाइनल या फिर प्रोसीडिंग्स के इंटरलोक्यूटरी, मीनिंग अभी उसका प्रोसीडिंग्स चल रही है, या कोई भी वो केस है, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सिविल हो गया, क्रिमिनल हो गया, इनकम टैक्स, कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग अंडर द सन एक्सेप्ट फॉर मिलिट्री कोर्ट, ओके। और कोर्ट है, ट्राइब्यूनल है, कुछ भी है, नॉट नेसेसरली ऑफ हाई कोर्ट, बट मिलिट्री कोर्ट के अलावा एवरीथिंग दैट इज़ अंडर द सन दैट इज़ आइदर जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल में सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल लीव फॉर अपील ले सकते हैं हम। मीनिंग कि सुप्रीम कोर्ट एक अपने डिस्क्रिशन से ये डिसाइड कर सकता है कि कौन से अपील वो सुन सकता है, दैट इज अपील्स बाय स्पेशल लीव, ओके। तो इट वाइडन्स द अपीलेट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू अ लार्ज एक्सटेंट। Special leave of appeal from any judgment in any matter in which Supreme Court under its discretion can decide कि हाँ this case is appeal worthy और इसमें अपील हम entertain करेंगे। तो this is article 136, this is an important article। फिर आता है writ jurisdiction आर्टिकल 139 में, ठीक है। writs हमने पढ़ी थी आर्टिकल 32 के अंदर। 5 है हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सेटियरारी, प्रोहिबिशन एंड क्यू वारंटो। थोड़ा सा रिकैप करो। हेबियस कॉर्पस किसके अगेंस्ट होती है, प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल एज पब्लिक बॉडी, ओके। इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, ओके। इट इज़ अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन। मैंडेमस का माने होता है कि वी ऑर्डर यू, ओके, कि काम करो। इट इज़ अगेंस्ट अ पब्लिक बॉडी, ठीक है। सर्टियरारी का मतलब होता है कि इट इज़ बोथ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव, लाइक प्रोहिबिशन विच इज़ ओनली प्रिवेंटिव। तो ये इससे जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्क्वॉश कर देता है द प्रोसीडिंग्स ऑफ अ केस। इसमें क्या करता है, स्क्वॉश भी कर सकता है और ट्रांसफ़र भी कर सकता है, ठीक है। सर्टियरारी में जो इट्स अप्लीकेबल इन जुडिशियल, क्वाजी जुडिशियल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव, इसमें सिर्फ जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल में होता है। क्यू वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। और इट कैन बी फाइल्ड बाय एनीवन अदर ऑल्सो अदर देन जो ग्रीव्ड पर्सन है उनके अलावा भी कोई भी फाइल कर सकता है इसे, ठीक है। तो ये था आपका रिट जुरिसडिक्शन का थोड़ा सा ओवरव्यू।
तो इट इज़ अ डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 32। ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव, बताया था मैंने। ओरिजिनल इसलिए क्योंकि डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। एक्सक्लूसिव इसलिए क्योंकि, नॉट एक्सक्लूसिव इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट के पास भी ये जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इसमें 3 डिफरेंस है। पहला तो टेरिटोरियल हो गया, ये होल ऑफ इंडिया में होता है सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट अपनी स्टेट की टेरिटरी में होता है। ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए होता है, ये फंडामेंटल राइट्स प्लस लीगल राइट्स के लिए होता है। और तीसरा, हाई कोर्ट रिजेक्ट कर सकता है बट सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिजेक्ट। ओके, फिर है चौथा, एडवाइजरी और कंसल्टेटिव। तो द प्रेसिडेंट टू सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। तो 2 तरह के एडवाइजरी होते हैं। ठीक है, पहला एडवाइजरी है जो अभी के प्रेजेंट लॉज हैं ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, उसमें एससी कैन रिफ्यूज़ टू गिव द एडवाइस। ठीक है, और दूसरा है एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी एंड एग्रीमेंट, उसमें एससी को एडवाइस देना ही देना पड़ेगा। ये था आर्टिकल 143। तो ये एडवाइजरी है। ठीक है, इट इज़ नॉट बाइंडिंग, और ये बहुत रेयरली यूज़ होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा यूज़ होता रहता है। ये था आपका 143। नाउ जुडिशियल रिव्यू को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो 1-2 चैप्टर बाद। बट जुडिशियल रिव्यू इज़ बेसिकली रिव्यू ऑफ ऑल द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव प्रोसेसेस। ठीक है, तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस हैं वो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू एक तरह फुलफिल होती है। ठीक है, द जुडिशरी कीप्स द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर इन चेक, कि वो अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पावर को एक्सीड ना कर ले। तो और ये कहाँ से मिलता है? आर्टिकल 13 में, जो हमने बताया कि एनी लॉ, अ लॉ कैन नॉट वायलेट पार्ट 3। अगर वो पार्ट 3 को वायलेट करेगा तो इट विल बी वॉइड। फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने जो पढ़ा था कि यू कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एज लॉन्ग एज इट डज नॉट वायलेट आर्टिकल 368। 136 था स्पेशल लीव। ओके, स्पेशल लीव, इट्स अ वेरी स्पेशल लीव ऑफ अपील। ये किसी भी अपील, किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल की जुरिस्डिक्शन या केसेस को अपने अंडर ले सकता है इफ़ इट फील्स लाइक डूइंग सो। इसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक है, इसलिए जुडिशियल रिव्यू का भी स्कोप बढ़ जाता है 136। और एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है 142। ठीक है, ये भी बहुत क्या कहना चाहिए, बहुत बड़ा आर्टिकल है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये कहता है, एक तो डिस्क्रिशनरी है, दूसरा कहता है फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर इट। ठीक है, तो कोई भी मैटर में ये कंप्लीट जस्टिस करने के लिए, द फ्रेज यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंप्लीट जस्टिस, ये फुलफिल करने के लिए द सुप्रीम कोर्ट कैन डिप्लॉय आर्टिकल 142। अभी रिसेंटली एग्जांपल हुआ था रिलीज ऑफ AG पेरारिवलम। तो ये राजीव गांधी के असैसिनेशन में अरेस्टेड था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ही हैज़ टू बी रिलीज्ड। ठीक है, तो जो केस था वो आर्टिकल 142 के थ्रू फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंडर ले लिया और रिलीज़ कर दिया। ठीक है, ये रीसेंट बात है इसलिए आ सकता है, ये मई की बात है, मई या पिछले महीने जून शायद। फिर अदर्स क्या है? डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इन दिस रिगार्ड इट हैज़ ओरिजिनल, एक्सक्लूसिव एंड फाइनल अथॉरिटी। एक और ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव हमने ऊपर पढ़ा था, वो क्या था? आर्टिकल 131 के अंडर जब इंटर स्टेट डिस्प्यूट होता है या फिर सेंटर स्टेट डिस्प्यूट होता है तब ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन होता है। एक दूसरा एग्जांपल इसका ये है। फिर है पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। हमने देखा है कि जजमेंट को और पुराने जजमेंट को रिव्यू करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21 में AK गोपालन केस हुआ था,
इन 1950s में, उसको ओवरटर्न कर दिया था मेनका गांधी केस में, राइट। बिकॉज तो नीड्स वांट्स और जो रियलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड कीप्स ऑन चेंजिंग, तो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू बी डायनामिक एंड इट इज़ द अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पावर होती है। इट कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड बाय एनी अदर कोर्ट। हाई कोर्ट कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस ले सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी इसमें इज़ वेरी मच अप देयर, और तभी हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके तो एक डिफरेंस ऑफ टेबल थी इन लक्ष्मीकांत बिटवीन इंडियन सुप्रीम कोर्ट एंड अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। तो देखते हैं, इट्स ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इज़ कन्फाइंड टू फेडरल केसेस। इसमें फेडरल एज वेल एज जो मिलिट्री केसेस होते हैं और प्लस कुछ एम्बेसडर एक्टिविटीज़ ये सब भी होता है। इट्स एपेलेट जुरिसडिक्शन कवर्स कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल केसेस। इसमें क्या है, इट्स एपेलेट जुरिसडिक्शन इज़ कन्फाइंड टू कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस ओनली, ठीक है। इसमें सिविल और क्रिमिनल केसेस, अगर आप स्टेट में सिविल और क्रिमिनल केसेस हैं, देन यू कैन नॉट अपील टू अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इट हैज़ अ वेरी वाइड डिस्क्रिशनर। तो दो हमने देखा, एक 136 था, एक 142 था। 136 स्पेशल लीव टू अपील, ये किसी भी केस को अपील कर सकते हैं हम इसमें। ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिशन पे मैटर करेगा, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ राइट। और दूसरा 142 था फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट कोई भी केस अपने अंडर ले सकता है, ठीक है। अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है। इट हैज़ एडवाइजरी जुरिसडिक्शन प्रेसिडेंट को, ओके ये एडवाइजरी है, नॉट बाइंडिंग। और दो तरह के एडवाइजरी थे हमने देखे, एक में सुप्रीम कोर्ट कैन रिफ्यूज़, एक सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज़। जो कैन नॉट रिफ्यूज़ था वो प्री इंडिपेंडेंट एरा वाले केसेस को रिलेटेड है। अमेरिका में इट हैज़ नो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। इट्स स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज़ लिमिटेड, ओके। इट्स स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज़ वेरी वाइड, ठीक है। तो इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूज़ होता है। इंडिया में इसका लिमिटेड वर्जन की लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट अमेरिकन कोर्ट से ही आता है। प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो जो आर्टिकल 21 है उसमें ये फ्रेज़ यूज़ होता है, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो इसमें जो लॉ कैसा लिखा गया है उसका भी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा इसको देखें, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ में दो केसेस थे, ए गोपालन केस और मेनका गांधी केस, ठीक है। मेनका गांधी केस में ये बोला गया था कि द लॉ ऑल्सो हैज़ टू बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल, ओके। तो इस वजह से जो ये जुडिशियल स्क्रूटनी ऑफ लेजिस्लेचर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव एक्शन केम इनटू बीइंग। ए गोपालन केस में सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन का की स्क्रूटनी होती थी, ठीक है। दिस इज अ वर्जन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही फॉलो होता है, इसमें प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ फॉलो नहीं होता। दोनों में फ़र्क समझे, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में हमने पढ़ा है आर्टिकल 21 में। अगर ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो एक बार फिर से देख लेना उसे। फिर है जुरिसडिक्शन एंड पावर्स कैन बी इनलार्ज बाय द पार्लियामेंट। कर्टेल नहीं कर सकता पार्लियामेंट, बट इनलार्ज कर सकता है। इट्स जुरिसडिक्शन एंड पावर्स आर लिमिटेड टू दैट कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलता है वही सबसे ऊपर। इट हैज़ पावर ऑफ जुडिशियल सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर स्टेट हाई कोर्ट्स। जो इसमें इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है इंडिया का, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट एक ही जुडिशरी का पार्ट है। एंड सुप्रीम कोर्ट एक तरह से बॉस होता है हाई कोर्ट का, और हाई कोर्ट बॉस होता है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें डबल और सेपरेटेड जुडिशरी है, ठीक है। इस वजह से अगर आपको स्टेट हाई कोर्ट के जजमेंट का अपील करना है, देन यू कैन नॉट गो टू सुप्रीम कोर्ट,
तो ये पढ़ा हमने सुप्रीम कोर्ट, अपॉइंटमेंट्स पढ़े, कंसल्टेशन प्रोसेस पढ़ा, क्वालिफिकेशन क्या क्या है ये देखी, टेन्योर देखा, 65 इयर्स मैक्सिमम होना चाहिए, रिमूवल कैसे होना चाहिए, क्या ग्राउंड्स है और क्या प्रोसीजर है, ओके, 2/3 ऑफ मेजोरिटी वगैरह। फिर हमने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कैसे मेंटेन होती है, अपॉइंटमेंट के थ्रू, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर के थ्रू, सर्विस कंडीशन के थ्रू, जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और जुरिसडिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल्ड। फिर क्या क्या जुरिसडिक्शन है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में देखा हमने कि वो एविडेंस की तरह यूज़ हो सकता है, और कंटेम्प्ट, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव, ठीक है, इसमें क्या है, सेंटर स्टेट या फिर इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स को देखना। फिर है अपीलेट, इसमें 4 तरह की अपील्स हैं, एक सिविल, क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल तो है ही, उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट अपील है, दैट इज़ स्पेशल लीव फॉर अपील 136, ठीक है। इट इज़ अ डिस्क्रिशनरी पावर और इट इज़ स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट इन एनी कोर्ट इन एनी मैटर एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट, ठीक है। फिर हमने रिट जुरिसडिक्शन देखा, आर्टिकल 139 से मिलता है ये, डिफरेंस बिटवीन रिट ऑफ HC एंड HC या HC एंड सुप्रीम कोर्ट, ये आपको याद होना चाहिए। फिर एडवाइजरी जो है 143 के अंडर प्रेसिडेंट से लेते हैं, एडवाइस इज़ नॉट बाइंडिंग। जुडिशियल रिव्यू हम एक्स्ट्रा डिटेल में पढ़ेंगे, और फिर हमने डिफरेंसेस देखे। तो ये था आपका सुप्रीम कोर्ट। थैंक यू।